हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 21 जो आपके हिस्ट्री के चैप्टर जनता की नज़र जब जनता बगावत करती है चैप्टर में से आई है। आपके हिस्ट्री के चैप्टर जब जनता बगावत करती है में से आई है 21 वर्कशीट। तो जनता की नज़र से तो उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, मतलब जिस टाइम की हम इस वो पढ़ेंगे 1857 के आसपास की ये वो है, समय की बात है कि जो भारतीय लोग थे वो अंग्रेजों के बारे में क्या सोच रहे थे। इसका जायजा लेने के लिए स्रोत 1 और 2 पढ़ते हैं। ये वो सोर्स दिए हुए स्रोत दे रखे हैं, 1 और 2 पढ़ते हैं। 84 नियमों की सूची तैयार करी थी अंग्रेजों ने, जिसकी बात मतलब जब अंग्रेजों को 84 नियमों की सूची बनाकर अंग्रेजी शासकों ने भारतीय राजाओं के पास भेजी थी, लेकिन वो 84 नियम बहुत अंग्रेज भारत के लोगों के फेवर में नहीं थे। इसलिए अंग्रेजों जो भारतीय राजे थे उन्होंने उन 84 नियमों को मानने से वो मना कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेज अगर ये लागू किए गए तो भारतीय जो राजे हैं वो अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर देंगे। और उस समय के माहौल को दिखाया गया है कि कुछ कोई बाहर निकला है, विष्णु भट्ट गौड़ से बाहर निकले हैं कहीं जाने के लिए। तो जो उस टाइम ये डर बना हुआ था भी किसी भी टाइम अंग्रेजी अफसरों और जो राजा थे उनके बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा छिड़ सकता है, जिसके कारण जो सिपाही है किसी को बाहर नहीं कह रहे थे, भी यही सलाह दे रहे थे कि लोग घर में रुके, कि किसी भी टाइम भारतीय राजाओं और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हो सकती है। तो आगे पढ़ते हैं भी कौन बाहर निकला है उस टाइम, और भारतीय जो अंग्रेजों के भारत के अंदर अंग्रेजों के जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने उनको क्या इन्फॉर्मेशन दी। 84 नियमों की सूची जो अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को दी थी। जहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट, महाराष्ट्र जो हमारे इंडिया की एक राज्य है, वहाँ के रहने वाले एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था विष्णु भट्ट गौडसे। विष्णु भट्ट गौडसे उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी माजा प्रवास। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था विष्णु भट्ट गौडसे, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी माजा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं, मतलब उनकी बुक के कुछ अंश दिए गए हैं। उन्होंने अपनी बुक लिखी होगी विष्णु भट्ट ने, और उन्होंने उस समय जो अंग्रेजों के टाइम में जो माहौल था उसके कुछ अंश अपनी बुक में लिखे होंगे, और उन्हीं अंशों को आपके एनसीईआरटी की बुक में डाला गया है। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है माजा प्रवास, जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, उनके चाचा विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में रहते होंगे। मथुरा जा रहे थे, महाराष्ट्र में रहते थे, मथुरा तो आपको पता उत्तर प्रदेश में है। तो वो महाराष्ट्र से मथुरा जा रहे थे किसी यज्ञ में भाग लेने के लिए। आपको पता है यज्ञ में पूजा पाठ होता है। विष्णु भट्ट और उनके चाचा जा रहे थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई। विष्णु भट्ट और उसके चाचा जब महाराष्ट्र से मथुरा जा रहे थे उत्तर प्रदेश की तरफ, तो जो अंग्रेजों के सिपाही थे उन्होंने उनको कुछ बताया, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वापस लौट जाएं। मतलब जो भारतीय सिपाही थे अंग्रेजों के, उन्होंने कहा विष्णु भट्ट और उनके चाचा को कि आप वापस लौट जाओ, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहरा मच जाएगा। मतलब जो मतलब उन्होंने जो अंग्रेजों ने 84 नियमों की सूची भेजी थी वो मानी नहीं थी भारतीय राजाओं ने, तो ये डर लग रहा था कि भारतीय राजाओं और अंग्रेजों में डर था। तो वो सिपाहियों को वही बात उनको बताई कि राजाओं और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होने वाली है, इसलिए आप भी मतलब घर वापस नहीं आ पाओगे, इसलिए आप मथुरा मत जाओ। उनको रोका सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। मतलब विष्णु भट्ट और उसके चाचा को जो अंग्रेजों के सिपाही थे उन्होंने जो कहा, ये उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आंदा है। उन्होंने बताया कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में जो हिंदू और मुसलमान लोग हैं उनके धर्म को खत्म करने की प्लानिंग बना रही है। उन्होंने इस काम के लिए उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है, और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान भी कर दिया है। अंग्रेजों ने मतलब सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उसके चाचा को बताया कि
अंग्रेज हिंदुओं के और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करना चाहती है, इसलिए उन्होंने 36 नियमों की वो सूची बनाई और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों को इकट्ठा करके उन 36 नियमों को बता भी दिया है। उन्होंने बताया कि मतलब सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उसके चाचा को बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार, लेकिन जब भारत के लोगों का धर्म ही नष्ट किया जा रहा है, क्या हमारे भारतीय राजा उसको मानेंगे? नहीं। उन्होंने कहा कि फिर हमारे भारतीय राजाओं ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजों को मतलब भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों को वो करी थी, धमकी दी थी या चेतावनी दी थी कि अगर तुम ये 36 नियम जो हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने वाले हैं इनको लागू करोगे तो हम आपके विरुद्ध मतलब इसके घातक परिणाम होंगे कि हम आपके विरुद्ध एक्शन लेंगे। भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों को कहा। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उत्तर अंग्रेजों को भारतीय राजाओं ने चेतावनी दे दी थी कि अगर ऐसे ये नियम जो भारतीय लोगों के हिंदू धर्म को और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करेंगे तो हम ऐसा मतलब ऐसी आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे जिससे उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। जब वो कलकत्ता में उनको ये 36 नियम जो हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने वाले बताए गए तो राजा गुस्से हो गए अंग्रेजों से। जितने भारत में राजा थे वो गुस्सा होकर चले गए अपने अपने राज्य में। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं धर्म युद्ध के लिए तारीख तय और कह रहे ये जो अंग्रेजों ने धर्म हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म खत्म करने के 36 नियम बनाए हैं उनके विरुद्ध धर्म युद्ध किसी भी टाइम वो शुरू हो सकता है। मेड छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों को भेजी गई और जो मेड छावनी में जो सिपाही थे उन्होंने गुप्त योजना तैयार करके भी अलग अलग छावनियों को भेज दी गई है। मतलब किसी भी टाइम राजाओं भारतीय राजाओं और अंग्रेजों में लड़ाई छिड़ सकती है क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने और राजे इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए भारतीय राजाओं और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होने वाली है। उन्होंने कहा कि विष्णु भट्ट और उसके चाचा को कहा कि तुम लोग मथुरा मत जाओ, अपने घर वापस लौट जाओ। अब दूसरा स्रोत है जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक मतलब उस जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की पहली झलक तक वो जब उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म नष्ट करने वाले तो भारतीय राजाओं ने बगावत कर दी। एक तो ये स्रोत है कि भारत के लोग अंग्रेजों के बारे में अंग्रेजों को समझने लगे थे कि अंग्रेज भारत के लोगों को मतलब पूरे मतलब हमारे धर्म को नष्ट करके हमारे ऊपर कब्जा करना चाहते थे। दूसरा हम स्रोत पढ़ते हैं कि उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है जो बंगाल नितिवे आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे। मतलब एक झलक एक सूबे सीताराम पांडे थे, उन्होंने भी अपने संस्मरण उन्होंने भी लिखा है कुछ ना कुछ जिसको संस्मरण कहते हैं। सूबेदार सीताराम पांडे थे जिस टाइम भारत में अंग्रेज रह रहे थे उस टाइम की बात है। तो उन्होंने अपने संस्मरण उन्होंने अपना कुछ लिखा था। तो वो बंगाल नितवे आर्मी में सिपाही थे। तो सीताराम पांडे थे वो बंगाल नितवे आर्मी में सिपाही थे। 1812 में वो भर्ती हुए थे वहां पर। सीताराम पांडे सूबेदार सीताराम पांडे ने कुछ लिखा था, संस्मरण वगैरह लिखे थे और वो बंगाल नितवे आर्मी में सिपाही थे। और वो सूबेदार सीताराम पांडे 1812 में भर्ती हुए थे तो उसमें सेना में आर्मी में और 1860 में वो सेवानिवृत्त हो गए थे, मतलब रिटायरमेंट ले ली थी उन्होंने। 1812 में भर्ती हो गए थे बंगाल नितवे आर्मी में और 1860 में वो सेवानिवृत्त यानी कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। उन्होंने मतलब जब उनको इस बगावत का पता चला कि अंग्रेजों और भारत के राजाओं के विरुद्ध ये लड़ाई होने जा रही है युद्ध जाने, तो उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। जिस सूबे सीताराम पांडे ने अंग्रेजों की हेल्प की थी भारत में जो अंग्रेजों का जो विरोध कर रहे थे भारतीय राजा उसको दबाने में सीताराम ने हेल्प करी अंग्रेजों की। जबकि अंग्रेजों ने सीताराम के बेटे को भी मार दिया था। सीताराम का बेटा था जो वो भारतीय लोगों के साथ था, वो अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करता था, विद्रोहियों में शामिल था। अंग्रेजों का विद्रोह जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह करने वाले लोग थे सीताराम पांडे का बेटा उनमें शामिल था। अंग्रेजों ने उसको मार भी दिया था फिर भी सीताराम
पांडे ने अंग्रेजों की हेल्प करी भारतीय लोगों को दबाने में कि भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े ना, और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मारा था। मतलब ऐसा व्यक्ति देखो कितना बड़ा गद्दार था जी सीताराम पांडे। अंग्रेजों ने उसके बेटे को भी मार दिया था, फिर भी उन्होंने सीताराम पांडे ने फिर भी अंग्रेजों की हेल्प करी। सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमांड अफसर नारगेट ने उन्हें, जिस टाइम वो रिटायर हुए थे सीताराम पांडे बंगाल नित्य आर्मी से, तो उनका जो बड़ा ऑफिसर होएगा अंग्रेजों का, उन्हें नॉरगेट था उसका नाम। अंग्रेजी अफसर नॉरगेट ने इसको सीताराम पांडे को कहा था कि आप अपने संस्मरण लिखो। फिर नॉरगेट ने उसको, जो उन्होंने सीताराम पांडे में हिंदी में लिखा था, सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिख दिए थे। 1861 में सीताराम पांडे ने अपनी रिटायरमेंट 60 में हुई थी, तो 1861 यानी कि एक साल बाद उसने अपने संस्मरण अवधी भाषा में लिख दिए थे। सीताराम पांडे ने अपने जो संस्मरण थे वो अवधी भाषा में लिख दिए थे, और जो नॉरगेट था जिसने उसको कहा था लिखने के लिए अपने संस्मरण, तो नॉरगेट ने उसको अवधी भाषा को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था, और उसका नाम दे दिया था उनके संस्मरणों को फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित किया गया। सिपाही से, इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, हिंदी में कहेंगे सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था, मतलब उन्होंने जो संस्मरण लिखा था उसमें क्या लिखा था, ये लिखा था उनका एक संस्मरण लिखा हुआ। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्होंने मतलब अंग्रेजों को बताया था कि अंग्रेजों ने अवध पर जब कब्जा कर लिया था, तो भारत के जो सिपाही है वो तो उनको अंग्रेजों के ऊपर विश्वास नहीं रहा था, और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगी थी। जब अंग्रेजों ने अवध के ऊपर, वो अपने संस्मरण में अंग्रेजों को बता रहे हैं कि जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया, तो जो सिपाही थे उनको विश्वास नहीं रहा था अंग्रेजों पे, और वो अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही थे जो वो साजिशें रचने लगे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए भारत भेज दिया गया। नवाब अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। मतलब जब अवध पर इन्होंने अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो भारत के जो सिपाही थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे, और वो साजिशें रचने लगे थे। दिल्ली के नवाब थे, अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के जो नुमाइंदे थे उनको मतलब दिल्ली के अवध के नवाब है जो, और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदे हैं, वो तो भारतीय लोगों के साथ थे। तो उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा सिपाहियों की भावनाओं को जानने के लिए, क्योंकि सिपाही तो अंग्रेजों के विरुद्ध हो चुके थे, और दिल्ली अवध के नवाब, अवध के ऊपर भी कब्जा किया था, तो अवध के नवाब को हटा दिया होगा अंग्रेजों ने अवध के ऊपर कब्जा करके, और दिल्ली के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो दिल्ली के नवाबों ने और दिल्ली के बादशाहों और अवध के नवाबों ने क्या करा, अपने बंदे भेजे सिपाहियों के पास जो अंग्रेजों के विरुद्ध हो चुके थे, ये जानने के लिए कि सिपाही सच में अंग्रेजों के विरुद्ध है। नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में ही भारतीय सिपाही अंग्रेजों ने रख रखे थे। तो लेकिन जब अवध के ऊपर उन्होंने कब्जा किया था, तो भारतीय सिपाही जो अंग्रेजों की सेना में थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे, और अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह ने अपने बंदे भेजे भी सच में ये जानने के लिए कि जो वो सिपाही हैं सच में अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए हैं। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। जो अवध के नवाब के बंदे थे और दिल्ली बादशाह के बंदे थे, उन्होंने सिपाहियों को और भड़का दिया। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने जानबूझ के कहा कि अवध के जो नवाब के बंदे और दिल्ली बादशाह के, वो तो यही कहेंगे कि हमारे नवाब के साथ अंग्रेजों ने बुरा किया है, मतलब धोखा दिया है हमारे अवध के नवाब को। उन्होंने हजार झूठ गाड़ डाले उस सिपाहियों का अपने मालिकों, और जो कुछ तो बात सही थी
और कुछ बातें दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों और अवध के नवाब के नुमाइंदों ने थोड़ी बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दी, ताकि जो सिपाही हो वो बिल्कुल अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाए। उन्होंने हजार झूठ बोल दिए इनके नुमाइंदों ने, अवध के नवाब के और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों ने सिपाहियों के सामने बहुत सारे झूठ बोल दिए, क्या कि कैसे हमारे बादशाह को धोखे से हटा दिया। सिपाहियों और जो सिपाही थे वो अपने मालिक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए मतलब उनको उकसाया इन्होंने। तो सिपाहियों के मालिक तो अंग्रेज थे, तो इन्होंने दिल्ली के बादशाह और अवध के नवाब के जो नुमाइंदे थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सिपाहियों को भड़का दिया, ताकि दिल्ली के बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। दिल्ली के नुमाइंदे तो दिल्ली के बादशाह को ही बिठाना चाहते थे, उन्होंने सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़का के मतलब ताकि दिल्ली से भी उनको अंग्रेजों को हटाया जा सके और अवध से भी हटाया जा सके, और दोबारा से अवध का नवाब और दिल्ली के बादशाह को दिल्ली के बादशाह बनाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। और दिल्ली के बादशाह और अवध के नवाबों के नुमाइंदों ने सिपाहियों को बताया कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और जो उनको सुझाव उन्होंने दिए थे नुमाइंदों ने उनके ऊपर अमल करे तो सैनिक ऐसा कर सकते हैं कि दिल्ली के बादशाह को दिल्ली की गद्दी मिल सकती है और अवध के नवाब को अवध की गद्दी। संजोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल, और जिस टाइम ये बात हो रही थी दिल्ली के अवध के ऊपर कब्जा किया, दिल्ली के ऊपर कब्जा किया, और दिल्ली के बादशाह और अवध के नवाब लगे हुए थे कि सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़का के अंग्रेजों को कमजोर कर दें, उसी टाइम अंग्रेजों ने जो अंग्रेज थे उन्होंने एक नई राइफल निकाली थी, और उस राइफल का प्रशिक्षण चलाना सिखाने के लिए इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को भेजा था, सिपाहियों को नई राइफल को चलाना सिखाने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा था। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया नई राइफल चलाने का। इसी दौरान ना जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। और जब अंग्रेजों ने जब नई राइफल का प्रशिक्षण दे रहे थे अलग अलग छावनियों में, तो उसी टाइम अफवाह फैल गई कि जो नई राइफल आई है उसमें गाय की और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। जो जो उस राइफल से कारतूस चलते थे उनमें सुअर और गाय की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। तो हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिख कर दे खबर भेजने लगे, और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। ये सीताराम पांडे ने लिखा, सीताराम पांडे बातें बता रहा है कि उस टाइम जब मतलब अंग्रेजों ने नवी राइफल लेके आए तो ये अफवाह फैल गई थी कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है। और जो उस टाइम जिस रेजिमेंट में वो थे सीताराम पांडे थे, तो खबर भेजने लगे हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे मतलब जिस रेजिमेंट में सीताराम थे उस रेजिमेंट के लोग दूसरी रेजिमेंटों को भी ये खबर पहुंचाने लगे कि इस राइफल को चलाना मत, के इसको चलाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का, और जब हर रेजिमेंट में मुझे पता चला कि वो नई जो ट्रेनिंग मिल रही है राइफल की वो उसमें सुअर और गाय की चर्बी के लेप चढ़ा हुआ है, तो सारी रेजिमेंटों में हिंदू और मुसलमान थे। हिंदू लोग उस राइफल का वो करते इस्तेमाल, तो गाय को वो पूजते हैं, तो इसलिए हिंदू सिपाही भी और मुसलमानों सुअर को वो बांधते पवित्र, तो सुअर की चर्बी के कारण उनका भी धर्म भ्रष्ट होता था। तो इसलिए जितने भी हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध भड़क गए। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने मतलब कुछ लोगों ने ये भी बताया कि 40 साल की उनकी जो जॉब उनको लोगों ने करी थी अंग्रेजों के सिपाहियों के रूप में, उसमें पहले तो ऐसा नहीं किया गया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। मतलब कुछ लोगों ने एक तो राइफल में सुअर और गाय वाली अफवाह फैल गई के लगी जिससे हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट होना, तो इसलिए सिपाही करें हम तो इस राइफल को नहीं चलाएंगे। लेकिन कब जब अवध के ऊपर भी कब्जा किया दिल्ली के ऊपर भी कब्जा किया तो सिपाही गुस्से में थे।
तो और उसी टाइम कुछ लोगों ने ये भी कहानी बना दी थी कि अंग्रेज भारतीय लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। मतलब ये अफवाहें फैल गई थी कि अंग्रेज भारत के हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म नष्ट करके ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं। और ये वैसे मतलब अपने आप ही कहानियां बना दी कि इन्होंने जो राइफल नहीं बनाई है उसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप इसलिए किया है कि वो भारतीय लोगों के धर्म को नष्ट करके भारतीय लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं, ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुस्लिम और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही है इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की मतलब कि ये सूबेदार सीताराम तो अंग्रेजों के साथ था, लेकिन जितने भारतीय सिपाही थे वो तो इन अफवाहों से गुस्से में थे, अंग्रेजों के विरुद्ध थे। लेकिन उस टाइम ये नहीं गुस्से में आया होगा सूबेदार सीताराम, तो सीताराम को जो अंग्रेजों का ऑफिसर था कोई बड़ा, उसने कहा कि भी धीरे धीरे ये भी जो अफवाहें फैली अपने आप खत्म हो जाएंगी, कि अगर तुम चाहो तो सीताराम को कहते तुम घर चले जाओ। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं आगे इनके क्वेश्चन। माजा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा? इसलिए लौट जाने को कहा क्योंकि उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने एक 84 नियम बनाए हैं जो भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने वाले हैं। और ये 84 जो नियम उन्होंने भारतीय राजाओं के आगे भी पढ़ दिए, लेकिन भारतीय राजाओं को ये मंजूर नहीं है, इसलिए भारतीय राजाओं और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई लगने वाली है, जिसके कारण विष्णु भट्ट और उसके चाचा को दिक्कत आएगी वापस आने में। इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम वापस घर चले जाओ, थोड़े दिन में अंग्रेजों और भारतीय राजाओं के बीच में लड़ाई लगने वाली है, घमास उथल पुथल मचने वाली है। सीताराम पांडे कौन थे और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने कहा था? सीताराम पांडे बंगाल, ये बताया था ना, बंगाल नेतवी आर्मी में 1812 में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे और 1860 में वो रिटायर हो गए थे। उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने कहा था? अंग्रेजी अफसर नॉरगेट ने कहा था। अंग्रेजी अफसर नॉरगेट ने कहा था। अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था? क्योंकि अंग्रेजों ने अवध के ऊपर कब्जा कर लिया था और अवध के जो वहाँ का अवध का नवाब था उसको धोखे से हटा दिया था, इसलिए भारतीय सिपाहियों में अविश्वास भर गया था। अंग्रेजों की फौज के सिपाहियों के अंदर अविश्वास उस टाइम भरा था जब अंग्रेजों ने अवध के ऊपर कब्जा कर लिया था। इतिहास को जानने के में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है? जो सूबेदार सीताराम ने संस्मरण लिखे थे उसमें उन्होंने वो अपनी कहानियां लिखी थी उस अंग्रेजों के टाइम की, तो इससे हमें जो उस टाइम के लोगों ने जो संस्मरण लिखे थे अपने टाइम की जो भी बात होती थी वो लिख देते थे, अपनी लाइफ की घटनाएं हर रोज लिखते थे। तो उन संस्मरणों को पढ़ के हमें जिस टाइम के वो संस्मरण है उस टाइम के में लोग कैसे रहते थे, क्या माहौल था, उसके बारे में जानने में हेल्प मिलती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संस्मरणों के द्वारा हमें इतिहास को जानने में हेल्प मिलती है। तो बस बच्चों इतना ही था ये वर्कशीट। तो आज आप इसको वर्कशीट को सुनोगे इस वीडियो को बार बार तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी।